देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। बैटल ऑफ बंगाल का फर्स्ट राउंड कौन जीत रहा है, सबके जहन में यही सवाल कौन रहा है। फर्स्ट राउंड की वोटिंग से पहले मोदी बंगाल में बीजेपी की जीत को प्रिडिक्ट कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं मैं कभी ऐसा करता नहीं हूं लेकिन इस बार कॉन्फिडेंट हैं। उनके कॉन्फिडेंस का राज क्या है? दीदी भतीजे के साथ एक एक विधानसभा जाकर साधने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी कॉन्फिडेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट? ममता नर्वस हैं या फिर साइलेंट मोड में सुपर एक्टिव होके एक एक बूथ तक जा रही हैं? इधर मोदी वेव बना रहे हैं, अमित शाह बूथ संभाल रहे हैं, सुवेंदु स्विंग सीट्स और वोट टारगेट कर रहे हैं। उधर ममता की बात करें तो माइक्रो लेवल पर एक एक वोटर से जुड़ती दिख रही हैं, इमोशनल अपील कर रही हैं। जीत के दावे हाई वॉल्यूम में हो रहे हैं और आरोप हाई पिच पर लग रहे हैं, लेकिन नेताओं के मंच के नीचे जो भीड़ खड़ी है वो किसके लिए जुट रही है? पहले राउंड में एसआईआर में जो वोट कटे हैं वो किन सीटों पर किसका मार्जिन बिगाड़ रहे हैं? पहला राउंड बीजेपी के लिए करो या मरो का राउंड है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल पिछले चुनाव में 3 से 77 तक जब बीजेपी पहुंची थी तो उसकी 59 सीटें 59 वो उन्हीं फर्स्ट फेज की सीटों पर आ रही हैं जिन पे 23 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। 40 घंटे बाद वोट पड़ने जा रहे हैं। 152 में से बाकी बची 93 सीटों पर मोदी की अपील का कितना असर हुआ? दीदी के साथ कितनी सीटों पर फाइट और क्लोज हो गई है? क्या योगी के आने से हिंदू एकजुट हो गया है? क्या मुसलमान ओवैसी और हुमायूं की रैलियों में घूमकर फिर दीदी के कैंप में लौट आए हैं या उसमें सेंध लग गई है? फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि चुनाव नेताओं के हाथ से अब वोटर के हाथ में चला जाएगा। 152 सीटों पर इलेक्शन के एक्स फैक्टर्स पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ेंगे, सज्जन कुमार चुनाव विश्लेषक जुड़ेंगे, रोहित कुमार सिंह संयोजक युवा चेतना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय सरकार टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका तारुफ मैं आपसे साथ पहले ही करा चुकी हूं। शिवम त्यागी, तहसीन पूनावाला, रोहित जी हमारे साथ, संजय सरकार और यहाँ पर सज्जन कुमार जी चुनाव विश्लेषक आ चुके हैं। तो सबसे पहले टीएमसी के पास ही चलते हैं। सर, बीजेपी के लिए फर्स्ट राउंड बेहद महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी 77 में से 59 सीटें इनके पास आई थी और इस बार टारगेट वो कर रहे हैं। मोदी जी ने तो ऐलान कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया है कि जीत उन्हीं की होने वाली है। यहां पर स्विंग वोट जो है बड़ा रोल डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। टेंशन हाई है आपके खेमे में? जी देखिए, मैं एक चीज आपको सबसे पहले बताने जा रहा है इस बार नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरे हाल होने जा रहा है। पहले देखिए हम लोग तो कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट को पहले हम लोग पूरा रेस्क्यू कर लिए हैं और रह गया जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट और रह गया आपको अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों में भारतीय जनता पार्टी लास्ट टाइम बहुत अच्छे नतीजा में पहुंचे थे, लेकिन धीरे धीरे वहां पर का बहुत सारे समस्याओं के चलते ज्यादा से आपको मालूम है टी गार्डन उस क्षेत्र में ज्यादा है। सबसे बड़ा बात है जो नरेंद्र मोदी जो टी गार्डन्स वाला मैटर में कभी भी ध्यान नहीं दिया। उसको वहीं से नॉर्थ बंगाल से उसको ज्यादा एमपी आते थे, लेकिन उसी साइड में कभी भी ध्यान दिया ही नहीं। नॉर्थ बंगाल साइड में सबसे बड़े माइनस पॉइंट वहां पर रह गया। इस बार वहां पर मथुआ और राजवंशी बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा। इस बार आपको मालूम है जब तक इस बार एसआईआर का चलते राजवंशी संप्रदाय को सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, उसके बाद में मथुआ को। उसी एरिया में राजवंशी और मथुआ बहुत बड़े एक भूमिका निभाता है, जो आप सोचते 2 से 18 लोकसभा में और 3 से 77 तक जो पहुंचाने वाला भारतीय जनता पार्टी को तो यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। लेकिन इन्हीं को साथ में खेल हो गया, खेल करने के लिए कुछ करने के लिए अलग से खेल हो गया। और चुनाव तो आपको मैं बता देना 2025 को 25 सितंबर का दिन में बंगाल में चुनाव हो चुका है, सिर्फ नतीजा निकालने के लिए इंतजार है। और ये नतीजा क्या है? देखिए टीएमसी ना 225 का नीचे ना 255 के ऊपर जाएंगे। आप लिख के रख दीजिए, लास्ट टाइम भी जो बोले थे एकदम आंकड़ा वहीं पर जाकर अटक गया था और आंकड़ा सही। संजय सरकार जी, आप लिख कर दे रहे हैं 225। शिवम त्यागी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं आमतौर पर प्रिडिक्ट नहीं करता हूं, लेकिन कल उन्होंने प्रिडिक्शन कर ही दिया। उन्होंने कहा इस बार तो जीत हो ही रही है। वो लिख कर देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री जो कभी प्रिडिक्ट नहीं करते वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस है और चुनाव तो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ही एंटर करते हैं लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि सारे फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो अपने आप समझेंगे कि जिस तरह की स्थितियां हैं बंगाल में, वहां हालत खराब तो है। अब दीदी माने ना माने, अभी कभी कुछ कह रही हैं कभी कुछ कह रही हैं। आज ही सुबह का एक जो है उनका एक न्यूज़ रिपोर्ट चल रहा था जिसमें कहा गया कि कौन अधिकारी कहाँ पर है मुझे सब पता है ना, और चुनाव बाद सबका क्या होगा ये देश जान रहा है। क्यों इतनी धमकी दे रहे हो भाई?
वहां पर फोर्सेस हैं, क्यों इतना परेशान हो? 700 कंपनी से क्यों इतना परेशान हो? हम तो सिर्फ कहते हैं कि, और चुनाव आयोग का भी कहना शायद यही होगा कि जाहिर है बेहतर माहौल में चुनाव हो, तो अगर जो कोई पैनिक कर रहा है, अगर कोई फोर्सेस से कह रहा है कि नहीं नहीं चुनाव को हैक कर रहे हैं, अगर अधिकारियों को डरा रहे हैं, अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जाहिर है पैनिक किसके दिमाग में है, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। ओवर कॉन्फिडेंस का विषय नहीं है। हम 3 से 77 पहुंचे और अगर उतना ही % का जंप अगर आप मान लें तो हम वैसे भी जीत रहे हैं। और एक और चीज़ और भी है इसमें कि यहाँ सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम स्थितियाँ रही हैं, खासतौर पर तुष्टिकरण रहा है, और अब सबसे बड़ा विषय जो जाहिर है विमेन रिजर्वेशन का, वो जब देश की जनता के सामने, बंगाल की जनता के सामने जाएगा, महिलाओं के सामने पहुंच रहा है, तो उनको एक बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि कौन हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि महिलाएं पार्लियामेंट में ना पहुंचे, कौन नहीं चाहता कि उनको जो है लोकसभा के स्तर पर रिप्रेजेंटेशन मिले। वो सारी चीजें जब बंगाल का वोटर देखेगा तो यही पाएगा और यही समझेगा कि जाहिर है इस तरह की स्थितियां बना दी हैं, अब इसको बदलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे संजय सरकार कह रहे थे कि नॉर्थ बंगाल की 54 सीटें हैं, उसमें पिछली बार आपने अच्छा प्रदर्शन किया था, 54 में से 30 सीटें बीजेपी ने जीती थी। संजय सरकार कह रहे हैं कि यहीं से डैमेज होगा, जो आप ख्वाब देख रहे हैं ना 77 को आगे बढ़ाने के, 77 और घट जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फेज में 59 सीटें आपने हासिल की थी। ठीक है सर, वही सब आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, भरोसा तो कीजिए। देखिए 77 में से हमने 59 ली थी पिछली बार। इस बार नतीजे जो हैं और भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। मैं कहता हूं कि 65 से अबव अगर हम वहां ना लेकर आए फर्स्ट फेज में तो बताना। दूसरा एक और भी विषय है, मैं नॉर्थ साउथ, आप क्या कह रहे हैं 152 में से कितनी लेकर आएंगे आप? हम इस बार 152 में से, वैसे तो प्रेडिक्शन मैं भी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां, जो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है, जो माहौल और जो पैनिक और जो स्थितियां दिखाई दे रही है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अप्रोक्सीमेटली 120 से ऊपर ही ऊपर सीटें लेकर 152 में से। हाँ, इसके अलावा खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो जिस तरह की स्थितियां बंगाल में वैसे भी बनी हुई हैं, आप भीड़ देखें, आप लोग देखें, आप रैली देखें, आप सर्च देखें, आप मुद्दे देखें, और खासतौर पर पिछले कुछ समय से ऐसा बंगाल में हुआ भी है, चाहे वो आरजीकर का विषय रहा हो, चाहे उससे पहले संदेश खाली का विषय रहा हो, चाहे उनको लेकर ममता बनर्जी का एक स्टैंड रहा हो, वो हमेशा डाइल्यूटेड स्टैंड रहा है, चाहे खासतौर पर अगर हम बात करें तो तमाम त्योहारों को लेकर एक विषय बना कि ऐसा ही क्यों है कि हिंदुओं को ही सफर करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं चुनाव में जो आने वाले समय में सामने दिखाई भी देंगी, और उससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि जो टीएमसी है उसका पैनिक बताता है कि स्थिति भयावह तो है। तो टीएमसी पैनिक मोड में है, नर्वस है, या फिर साइलेंटली काम कर रही है कि ठीक है बीजेपी को आप ओवर कॉन्फिडेंट मोड में जाने दीजिए, हम साइलेंटली काम करेंगे। संजय सरकार जी आपके पास आ रही हूं, चुनाव विश्लेषक से भी बात कर लेते हैं। ये 120 कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, जब नतीजे आएंगे, पहले से आ चुके हैं 225 आप लेकर आएंगे। तो सुनिए ना, आप दोनों ने प्रेडिक्शन कर दिया, आप दोनों ने दम भर दिया, जरा चुनाव विश्लेषक से भी समझ लें वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ सज्जन कुमार जी हैं। सर, आपने दोनों की बातें सुनी हैं। बीजेपी कह रही है फर्स्ट राउंड में 152 में 120 यानी 59 आई थी, ये तो कह रहे हैं सीधा डबल कर लेंगे। वो डबल कहां से आएंगी? और संजय कुमार जी कह रहे हैं कि ये नॉर्थ बंगाल में पिछली बार 30 सीटों पर बहुत इठला रहे थे, जो 30 सीटें ने मिली थी, अब वो भी हाथ से जाएंगी, यानी 59 का फिगर जो है वो और नीचे चला जाएगा। देखिए, अभी इस बार पहले मैं उत्तर बंगाल की बात कर लूं। मालदा से कूच बिहार तक आपके पास 54 सीटें हैं, 54 सीट्स हैं। उधर बीजेपी का संगठन दक्षिण बंगाल की तुलना में काफी मजबूत है, और दूसरा उधर आप देखें कि बीजेपी का पब्लिक सेंटिमेंट भी वो दक्षिण के बहुत सारे भागों की तुलना में अच्छा है। कूच बिहार की बात जो कर रहे हैं संजय सरकार जी, उसमें आंशिक सच है, लेकिन वो पूर्णतः सच नहीं है, क्योंकि वहां पे डेमोग्राफिकली जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिनका टीएमसी की तरफ गोलबंदी है। तो उस तरीके से डेमोग्राफिकली कूच बिहार में वो उनका प्रदर्शन थोड़ा ठीक रह सकता है। लेकिन उसके बाद आप अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, इन 3 जिलों में चले जाएं, फिर उत्तर दिनाजपुर छोड़ दीजिए, दक्षिण दिनाजपुर और दक्षिण मालदा, इन सब जगह बीजेपी की स्थिति पिछले चुनाव में जो थी उससे अच्छी होगी। पहली बात तो ये है। तो आप मान के चलिए कि अगर 54 सीटें नॉर्थ बंगाल की हैं, तो कम से कम बीजेपी, जो हम लोगों का अनुमान है कि लगभग 35 तक जा सकती है, 32 से 35 तक, 32 भी हो सकता है, 35। बीजेपी नॉर्थ में क्यों रिलेटिवली अच्छा करेगी? क्योंकि देखिए सेंटीमेंट इस बार आप देखेंगे, और ये सच है कि ग्राउंड पे रिलीजियस डिवाइड जो है लोगों में है, वो खुल के बोलते नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि मुस्लिम लोगों में, चाहे वो खुश हो या ना हो, वो टीएमसी की तरफ है, क्योंकि उनका एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है कि अगर हमने डिवाइड किया अपने वोट को, हुमायूं कबीर हो या आईएसएफ है
नौशाद सिद्दीकी वगैरह, ओवैसी वगैरह, कोई वोट इनको मिलने नहीं जा रहा है, टीएमसी को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा ब्लॉक है, लगभग 30% का हम लोग मानते हैं, 27% 11 में था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो हिंदू लोगों के बीच में और 2021 में शोर काफी ज्यादा था, इस बार उतना शोर नहीं है। लेकिन जब आप ग्राउंड में जाएं, रूरल एरिया में जाएं, इवन मिडिल क्लास के बीच में जाएं, तो आप देखेंगे कि डेमोग्राफी की बात चलेगी, इकोनॉमी की बात चलेगी, थोड़ा एक डिप्रेशन है। अब यहाँ पे फर्क ये होता है कि साउथ में बीजेपी का संगठन, सेंटिमेंट तो है अक्रॉस बंगाल, लेकिन संगठन कमजोर है। नॉर्थ में संगठन और सेंटिमेंट दोनों है। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि सीटें नॉर्थ में बढ़ेंगी, और बाकी जगह भी आप देखिए सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है बीजेपी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सांगठनिक तौर पे कमजोर है। अब वो कितना पलट पाएगा सेंटिमेंट वोट पे, ये 23 को पता चलेगा। लेकिन पिछली बार से अपवर्ड मोमेंटम है बीजेपी का, यानी 59 से आपको ये ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसे इलाके हैं, मुर्शिदा मालदा की जो पूरी पूरी बेल्ट है, निश्चित तौर पे जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, हालांकि वहां एसआईआर ने अच्छे खासे वोट काटे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर एडवांटेज टीएमसी है, वो आपको नजर आ रही है। तहसीन, कल एक आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर भी लगा दिया है ओवैसी साहब ने। उन्होंने कहा बी टीम मुझे बताते हैं, मैं तो 11 सीटों पर लड़ रहा हूं, असली वोट काटने का काम आप लोग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दे रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक में से इंतजारी आप कर रहे हैं। थैंक यू, मुझे आपके साथ पीनाज जी शिरकत करने का मौका मिल रहा। ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर जी दोनों भी, और बड़ी जिम्मेदारी से ये शब्द मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, भाजपा के पेट एजेंट्स है, वो जो होते हैं ना पेट एजेंट्स। आप सोचिए पीनाज जी, मैं बहुत सरल बात करता हूं और मैं खुद मुस्लिम हूं, तो इसको अन्यथा ना ले। कौन सा मुसलमान बंगाल में बाबरी मस्जिद चाहेगा? आप मुझे बताइए, कौन मुसलमान बंगाल में बाबरी मस्जिद का क्या लेना देना? बाबर का बॉयफ्रेंड बाबरी, औरंगजेब, ये सब भाजपा के मित्र है। भाजपा इनके बेसिस पे चुनाव जीतती है। भाजपा के कुछ एजेंट्स हैं, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, फिर उनके एजेंट्स हैं बाबर, उनका बॉयफ्रेंड बाबरी, औरंगजेब, फिर उनके एजेंट्स हैं दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान। जैसे जैसे भाजपा दिक्कत में आती है, इन एजेंट्स को बाहर निकालती। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, वो चुनाव लड़ेगी, वो जीतने की लड़ेगी, जीते हारे वो अलग विषय है, हम अपना चुनाव लड़े। ओवैसी साहब बाकी सारे मुद्दों पर टिप्पणी करते। तहसीन, आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर योर अपफ्रंट ओपिनियन। आप बहुत साफगोई से अपनी बात रखते हैं। मैं आज एक डेटा के साथ एक बात रख रही हूं। ओवैसी साहब ठीक है, उन पर आरोप तमाम लगते रहे हैं बीजेपी की बी टीम होने के, लेकिन आज उन्होंने एक फैक्ट रखा है। उन्होंने कहा भाई कांग्रेस सारी सीटों पर लड़ रही है, मैं 11 सीटों पर लड़ रहा हूं। मुस्लिम वोट अगर काटने की मंशा भी है तो भाई मेरी थोड़ी है, 11 सीटों पर मैं कितना खेल बदल डालूंगा? भाई मैं लड़ ही नहीं रहा तो काटूंगा कहां से वोट? लड़ तो आप रहे हैं ज्यादा पे। तो अगर रैशनली सोचे हम, डेटा वाइज सोचे हम, तो बात में दम तो दिखता है ना। कांग्रेस को सभी का वोट मिलता है, और ओवैसी साहब कोई मुसलमान के रहनुमा नहीं है और मुसलमानों के कोई वो हमदर्द नहीं है। वो मुसलमानों को नुकसान करने के लिए चुनाव में आए, जैसे सज्जन कुमार जी ने इसके पहले कहा, एक भी वोट उनको नहीं मिलने वाला, वो हारने वाले। कांग्रेस को सबका वोट चाहिए, कांग्रेस सबके वोट पे लड़ेगा। कोई भी एक दल का वोट, एक जाति का वोट कांग्रेस को नहीं चाहिए, कांग्रेस को सबका वोट चाहिए। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे ना करे, उसको अपने संगठन को मजबूत करने का अधिकार है। लेकिन ये जो जहर ओवैसी साहब फैला रहे, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मुसलमानों के लिए क्या क्या, मैं आपको एक सवाल से बात को यहां पर रखता हूं। बाकी जितने भी राजनीतिक दल है, हाल ही में अभी इनकम टैक्स का रेड हुआ, तमिलनाडु में भी शुरू हुआ। ओवैसी साहब पे कभी आपने सुना है पिनाज जी, इनकम टैक्स का रेड, ईडी का रेड, सीबीआई का रेड? कभी पूछा कि ओवैसी साहब एक क्षेत्र से एमपी, इतना पैसा कहां से आता है कि अरबों रुपए सारे चुनाव में, देश भर में चुनाव में खर्च करते हैं? कभी उन पे रेड नहीं होता। इतना अरबों रुपया कहां से आता है? ये बीजेपी के फंडिंग पे, बीजेपी के प्रोटेक्शन में चुनाव लड़ते हैं। और हिंदू मुसलमान, हुमायूं कबीर ने कह दिया ना बात कि हमें हजारों करोड़ मिला, वो तो पकड़े गई ना बात। ये तो बीजेपी फंडिंग देती है इनको, ना मुसलमान ओवैसी साहब की तरफ जाने वाला हुमायूं कबीर। कांग्रेस जी को जी, सबका जरा शिवम, क्योंकि आरोप सीधे उनकी पार्टी पे लग रहे हैं। मैं हालांकि अगला ग्राफिक्स दिखा के थोड़े मुद्दों पे बात करना चाह रही थी, लेकिन आरोप उनकी पार्टी पे लग रहे हैं तो उन्हें थोड़ा 30 सेकंड का वक्त डिफेंड करने के लिए भी दूंगी। जी देखिए, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है ऐसा हम पर क्लेम किया जाता है, और ओवैसी मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, तो जाहिर है वो भी हमसे एंटी, वो भी हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस पूरे देश में हमारे खिलाफ लड़ती ही है। ममता बनर्जी के खिलाफ हम लड़ाई कर ही रहे हैं। जिस तरह की स्थितियां बनी हैं बंगाल में हैं ही हम, तो टेक्निकली तो चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एआईएमआईएम हो, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, सारे हमसे खिलाफ ही हैं भैया। और जब चुनावों का विषय आता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हो। अभी जब बिहार में राज्यसभा में समर्थन करने का विषय आया तो किसके कैंडिडेट को समर्थन किया था एआईएमआईएम ने?
क्या देश नहीं जानता? मतलब चुनाव के बाद तुरंत अगर किसी के राज्यसभा कैंडिडेट को समर्थन करना होगा तो वो तो कर दोगे तेजस्वी के, और चुनाव में आकर कहोगे नहीं नहीं ये तो भाजपा के एजेंट है। कोई किसी का एजेंट नहीं है। आप सारे कलेक्शन एजेंट्स मिलकर अगर किसी को इकट्ठा करने में, घेरने में, साथ रखने में जुटे हुए हो तो वो तो है मुस्लिम्स, सिर्फ और सिर्फ। इसकी सच्चाई और आपकी रियलिटी क्या है भाई? जीरो है आप भी वहां पर। कांग्रेस 0 सीटों पर है, एआईएमआईएम 0 सीटों पर है। जाहिर बात है कौन किसका वोट काट रहा है वो ममता बनर्जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, उनको ज्यादा दर्द होगा इनसे। हमारे खिलाफ तो हम तो सबके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो कहा ही ये जा रहा है ना कि जो कांग्रेस ने दिल्ली में किया कि उन्हें जीतना नहीं था, लेकिन आम आदमी की हार में एक रोल अदा कर दिया, वो टीएमसी के लिए ना कर रहे हो। अब ये तो राहुल गांधी जी की पॉलिटिकल सेंस पर शक हो गया। दोनों हाथ मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हुए थे एक दूसरे के लिए। वो सोनिया जी ने केजरीवाल जी के लिए वोट डाला और वाइस वर्सा। तहसीन मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल को, इस सवाल पे नहीं, तहसीन मैं आपके पास इस सवाल के पास आऊंगी, लेकिन जरा कुछ हम 152 सीटों का यहाँ पर एक तरह से रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। 23 तारीख को यहाँ वोट डाले जाने हैं, तो ये 152 सीटें किसी को जीत से और हार तक के फासले में कितना बड़ा रोल अदा कर सकती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए 152 सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमने इसलिए कहा क्योंकि पिछली बार 77 में से जो जीती हुई सीटें थी 59 यहीं से आई थी। अब जरा एक और मैथमेटिक्स समझिए। ये मैथमेटिक है क्लोज फाइट सीटों का, जहां जीत हार का अंतर बेहद कम हो। 1000 से कम, जहां पर जीत हार का अंतर 1000 से कम रहा था, वो सीटें कौन सी थी मैं आपको बताती हूं। 7 सीटों में जीत हार का मार्जिन जो था वो 1000 से कम था। तो और ये 7 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 3 सीटें यहां टीएमसी के खाते में गई थी। सीटों के नाम आपको पता है, दिनहाटा, बलरामपुर, दंतन, तमलोग, घाटल और कुल्टी सीट। तो जरा सोचिए कि 1000 सीटें बहुत ज्यादा, जो 1000 वोट हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो ऐसे में जरा सोच के देखिए कि अगर यहां पर वोट स्विंग होता है, महिलाओं का वोट स्विंग होने के चांसेस जो हैं, बीजेपी बहुत बुलिश है। ममता के साथ हमेशा महिलाएं जो हैं एक बहुत बड़े फैक्टर के साथ पे खड़ी रहती थी, उनकी स्कीम ड्रिवन लॉयल्टी उनके साथ रहती थी, बंगाल की बेटी के साथ। लेकिन अब जब वुमेन आरक्षण जो है वो लागू नहीं हो पा रहा है, 2029 तक विपक्ष इसके विरोध में रहा, टीएमसी भी रही, तो ऐसे में क्या ये मैसेज जो है वो थोड़ा महिला वोटरों का वोट स्विंग कराएगा? और जो अभी हिंदुत्व की बात हो रही है, तमाम चीजें, वो फैक्टर्स जो हैं वो क्या जो फ्लोटिंग वोटर है उसका मन बदलेंगे? और क्लोज फाइट वाली सीटों में बड़ा अंतर हम यहां देख सकते हैं। और ये सीटें कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं हम आपको बताते हैं। 1000 से कम सीटें जो हैं, कुल 7 सीटें हैं, टीएमसी के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 4 सीटें गई हैं। अब ले लीजिए 1 से 2000 वाले जहां पर वोट का मार्जिन रहा है, वहां कुल सीटें 5 हैं, टीएमसी के खाते में 1 भी नहीं गई, बीजेपी के खाते में 5 सीटें गई हैं। तो यहां पे बीजेपी के लिए टफ स्पॉट है। 2 से 5000 जहां हार जीत का मार्जिन रहा है, कुल सीटें 20 हैं, टीएमसी के खाते में 9, बीजेपी के खाते में 10 गई हैं। अभी आगे हम बात करें 5 से 10,000 वाली, कुल सीटें हैं 17, टीएमसी के खाते में 11, बीजेपी के खाते में 6, और 10 से 20,000 जहां पर हार जीत का मार्जिन रहा है, 38 सीटें हैं, टीएमसी के खाते में 20, बीजेपी के खाते में 18 सीटें रही हैं। लेकिन अभी मैं कट ऑफ 5000 लेके चलती हूं, क्योंकि बहुत ही क्लोज फाइट हो जाती है जब आप 5000 तक का मार्जिन रखते हैं। 5 और 4 9 और 10, तो आप सोचिए 19 सीटें बीजेपी के पास हैं ऐसी, और 12 सीटें टीएमसी के पास हैं। और यहां पर वोटर कहीं भी स्विंग होता है तो एक बड़ा फेरबदल यहां पर कर सकता है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। संजय सरकार जी, क्लोज फाइट है और मार्जिन भी कम था, ऐसी मैंने सीटें आपको गिनवा दी हैं। जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, बीजेपी के एग्रेसिव कैंपेन की बात हो रही है, और इस बार चुनाव में आप ठीक इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठा रहे हैं, वो आपका काम है, लेकिन जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उन्होंने सारे अधिकारी जो हैं, डीएम से लेकर आपके चीफ सेक्रेटरी, तमाम लोगों को जिस तरह से बदल डाला है, और बहुत कड़ाई वहां रखी जा रही है कि हिंसा ना हो, दबाव ना हो, तो आपको लगता है कि ये जो मार्जिन क्लोज फाइट वाली सीटें हैं, कम मार्जिन वाली सीटें हैं, ये आपके लिए चिंता का सबब बन सकती हैं, बीजेपी की टैली को ऊंचा पहुंचा सकती हैं? देखिए महोदय जी, अब जो बात बोल रहे हैं ना, मतलब ये हम कौन से कैलकुलेशन में बोल रहे हैं, ये मेरे को बहुत ताज्जुब कर रहा है। कौन मैथमेटिक्स कहां से आप मिला रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूं, इलेक्शन कमीशन का डेटा है सर, क्लोज फाइट वाला, मैंने अपने मन से नहीं निकाला। आप बोल रहे हैं, ठीक है, सुनिए ना सर, मैंने मन से नहीं निकाला। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, इन सीटों को डालिए और आपके पास डेटा आपके पास भी आ जाएगा, मैंने वहीं से निकाला। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, मौसी जी को अगर मुच्छी रहता तो मौसा जी बन जाते, इससे कभी होता नहीं। बंगाल का जो चुनाव है ना, यह संगठन के ऊपर में चुनाव होता है, हवा में यहाँ पर चुनाव नहीं होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। 76 जो सीट है वो मुस्लिम बलाई में 60 to 70% वोट है। 52 जो सीट है, आप सुन लीजिए अच्छा तरफ से, 30 से 45 पर वो भी मुस्लिम, मतलब जो ये रखता है। और 26 जो सीट है, 154 सीट थोड़ा, वहां पर 20 से 30% रखता है। और 48 जो सीट है, जहां पर मोथवा संप्रदाय, राजवंशी संप्रदाय है, 45 से 62% तक वोट होता है। काटा किसका गया नाम?
आप जो 90 लाख आदमी को नाम काटा गया है, उसमें कितना 63 लाख हिंदुओं का नाम काटा गया। हम बोले ना, अगर मौसी जी को अगर मुच्छी रहता तो मौसा जी बन सकते थे। अब सर पहले आपको ये दिक्कत हो रही थी, वो सारे नाम आपके काट दिए, अब आप कह रहे हैं 63 मुस्लिमों के काट दिए। आप तय कर लीजिए, आपको तारीफ करनी है कि आपको सवाल उठाने हैं। मतलब आप अब SIR अच्छा है ना सर? चलिए आज मेरे शो में एक अच्छी बात आप कर रहे हैं कि SIR अच्छा हुआ ना। नहीं सुनिए ना, एक चीज आपको, हम सब जनता के लिए कर रहा था। जो 2002 से लेकर 2024 के बीच में बांग्लादेश से पीड़ित लोग जो आए थे, जो 2 से 77 बनाने, 2 से 3 से 77 बनाने और 2 से 18 बनाने वाले वही लोग थे जिसको आप लोग कान पकड़ करके मथुआ राजवंशियों और जो छोटे जो मतलब जो शेड्यूल कास्ट लोग का नाम काट दिया है। मेरे मोहल्ले में है जो लोग आए थे, जो लोग वोटर कार्ड बनाते, जो लोग सब, तो बीजेपी ने अपने ही वोट बैंक के वोट काट दिए। भाई ऐसी कैसी सिरफिरी हरकत करेगी? मतलब पार्टी को ऐसे में क्या हो गया शिवम? हम उनके लिए बात कर रहे हैं कि मेरे देश में जो आया है, जो रहता है वो सभी रहे यहाँ पर। ठीक है संजय जी, देखिए संजय जी, हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिएगा, बहुत अच्छे तरह से बोलिएगा। बंगाल में आप बताइए तो लास्ट 5 ईयर इसको क्या बोलता है मालूम है? माइग्रेंट लीडर बोलता है कि बोले चुनाव के समय इसको दिखाई जाता है, ये भाषण देकर चला जाएगा, फिर 5 साल इसको बोलता है 8 घाट ना 360। 8 का मतलब समझता है, मंगलवार को 8 को 8 होता है, उस भी दिन भी उसको हनुमान मंदिर में भी दिखाई नहीं देता है घाट। कोई देहांत हो जाए उस दिन भी दिखाई नहीं, कहाँ दिखाई देता है? अच्छा बजरंग जयंती होता है, उसमें देखा हम हैं, तलवार लेके बंदूक लेके हम हैं। ऐसे नहीं होता है संगठन आपको रहने पड़ता है। अगर चलिए, तो आपने संगठन में बुलिश और संगठन की बात यहाँ पर अभी सज्जन कुमार जी भी कह रहे थे। शिवम बस में यही सवाल, ठीक है, जो क्लोज फाइट होती है संगठन उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, ही इज नॉट रॉन्ग। इलेक्शन अगर इलेक्शन मैनेजमेंट की बात करें, जब आपको क्लोज फाइट लड़नी है तो आपका संगठन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि वही आपके जो आपका वोटर है उसको लेकर आएगा पोलिंग बूथ तक। हमने इसी देश में बहुत सारी पार्टीज का उदय होते हुए देखा है, उनको बढ़ते हुए देखा है, जिनका संगठन तो छोड़ो, जिनके पास कैंडिडेट्स का भी एक जमाने में वो था। दिल्ली उसका एक उदाहरण हो सकता है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संगठन हमारा मजबूत है, कार्यकर्ता हमारे पास है, नेता हमारे पास है। दूसरा एक और चीज संजय सरकार ने कही कि सरकार तो खैर अब ये रहेंगे ही नहीं, संजय बोलूंगा इनको, सरकार तो हमारी बनेगी। लेकिन मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूं कि खास तौर पर जो स्थितियां वहां पर हैं, इन्होंने कहा, इन्होंने 3 रीजन गिनाए, उन तीनों रीजन्स में इन्होंने किसका रेफरेंस दिया? एक जगह 60% है, एक जगह 50% है, एक जगह 30% है। अब इन्हीं की पॉकेट पर चोट लग रही है, दर्द इसीलिए इनको ज्यादा है। दूसरा, मैं तो यहां हंस रहा हूं और वोट जिनके कटे हैं वो रो रहे हैं। कोई कह रहा था काट दो, कोई कह रहा था मार दो, कोई कह रहा था गलत हो गया। तो भैया जिसके वोट कटे हैं वो ही रो रहा होगा। घुसपैठियों को जाने से जिसको दर्द है वो रो रहे थे, हम खुश हैं। तो जाहिर, अब संजय जी अब आप बीच में मत बोलिए। अरे संजय जी अब बीच में मत बोलिए, जैसे मैं नहीं बोला था ऐसे आप भी मत बोलिए। देखिए एक विषय साफ है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना इस देश के किसी भी राज्य की पहली मूलभूत जरूरत है। दूसरी बात यह भी है कि अगर हिंदुस्तान में, एक आजाद भारत में, अगर किसी राज्य में सिर्फ चुनाव कराने के लिए 700 कंपनियां सीआरपीएफ की भेजनी पड़ रही हैं, तो यह कोई बहुत ज्यादा शानदार स्थिति आपने बंगाल की छोड़ी नहीं है। हालात खराब हैं, उनकी वजह से ऐसी स्थिति है। अगर इतने ट्रांसफर्स की नौबत आ रही है और बावजूद उसके ममता बनर्जी ये कह रही हैं अधिकारियों को कि मुझे सब पता है, कौन कहां है, क्या कर रहे हैं, तो कोई बहुत अच्छी हालत आपने छोड़ी नहीं है। अब आगे आता हूं, अंत में सिर्फ इतना सा कि एक चीज बहुत क्लियर है, कांग्रेस कितना आएगी वो तो हम सब जानते ही हैं। जो अपने एक अधीर रंजन चौधरी के साथ भी खड़े नहीं हो पाए, जो उनकी एक स्टेटमेंट को भी इको नहीं कर पाए, उन्होंने कहा उनके ऊपर हमला हुआ, कोई केंद्रीय कार्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, ये लोग ये लड़ेंगे ममता बनर्जी से। और दूसरी बात, जहां तक एआईएमआईएम या फिर हुमायूं कबीर की है, सब एक ही हैं भैया, सब एक ही हैं, सबको मुसलमान चाहिए। ठीक है, मैं मुसलमान चाहिए की बात है। आपने 120 का नंबर दिया, 152 में से आप कह रहे हैं 120 भी आ सकती हैं आपकी, आपको उम्मीद 120 की है। तो शिवम जरा ये बता दूं मैं आपको, 152 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर की बात करें तो 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 50 से 85 है, वो टीएमसी जीतती है, उसे माइनस कर दें, ठीक है। उसके बाद सभी 32 सीटों पे टीएमसी जीती थी और 20,000 से 1 लाख के मार्जिन से जीती थी, ठीक है। और 50 से 85% मुस्लिम आबादी वाली 32 में से 19 सीटें मुर्शिदाबाद जिले की हैं और वहां पर वोट कटाई बहुत ज्यादा हुई है। देखिए मैं ना ही तो रिवर्स पोलराइजेशन जैसी कोई बात कहना चाहता हूं अपने मुंह से, ना ये कहना चाहता हूं कि कौन वोट हमें देगा कौन नहीं, लेकिन इतना जरूर है, मैं एनालिसिस में जा सकता हूं, बट मुझे लगता है कि मेरे लिए ज्यादा बेहतर स्थिति है कि मैं एनालिसिस में ना जाऊं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जिन जिलों में खासतौर पर इस तरह की हिंसा हुई है, चाहे वो मुर्शिदाबाद का विषय रहा हो, चाहे वो मालदा का बात रहा हो, चाहे साउथ 24 परगना का रहा हो, मैं अलग उस पर बात कर रहा हूं, वहां पर खासतौर पर जो लोग बाकी हैं
एक तो वोट कटना एक फैक्टर है, जाहिर है घुसपैठियों को लेकर एक अलग ड्राइव चली, उनको हटाया गया। इसके अलावा खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो वापस जब स्थितियां इतनी भयावह हो जाती हैं कि लोगों को माइग्रेट करना पड़े, या फिर पर्टिकुलरली किसी धर्म के लोग या फिर घुसपैठी अगर उन पर अत्याचार करें, तो उनमें भी एकजुटता आती है। इस बार सीटों का बदलाव देखने को मिलेगा। और मैं एक और चीज कहीं ना कहीं कहना चाहता हूं, आपने काफी सारी रैलीज देखी हैं, इंडिया टीवी तो अक्सर दिखाता रहता है, उसमें आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी या बाकी नेताओं की रैलीज में लोग आए हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को हर तरफ से वोट मिलेगा और बहुमत प्रचंड है, सामने है। बस जैसा कि संजय जी ने कहा, रिजल्ट आने की देरी है, इंतजार करते हैं। रिजल्ट आने की देरी है। रोहित कुमार सिंह जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित कुमार सिंह जी युवा चेतना के संयोजक हैं। रोहित जी, यहाँ पर संजय सरकार टीएमसी से कह रहे हैं कि भाई संगठन मजबूत होगा तभी चुनाव जीत सकते हैं, ऐसे हवा हवा में रैलियां करके भीड़ जुटा के ऐसे कोई चुनाव नहीं जीतता है, और बीजेपी ये चुनाव नहीं जीत रही है। देखिए, तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षा हैं सुश्री ममता बानोजी, ये फील गुड में जी रही हैं, और इनके जो दुलड़ुआ भतीजा हैं श्रीमान अभिषेक बनर्जी जी, जिनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बंगाल के आम परिवार में जन्मे नौजवानों के किस्मत के साथ धोखा कर दिया, इसका जवाब पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता बहुत तरीका के साथ पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार के माध्यम से करने जा रही है। कांग्रेस के कुछ समर्थित साथी बोल रहे थे, इनसे अगर रैपिड फायर टेस्ट करा दीजिए और कहिए कि कैमरा में आंख डाल के बात करें, गूगल वाला मोबाइल छोड़ दें। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था, ये नहीं बता पाएंगे बिना गूगल किए हुए। और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री का नाम क्या था, ये भी नहीं बता पाएंगे बिना गूगल किए हुए। कांग्रेस की अपनी जमीन नहीं है, ना कोई जमीर है। तृणमूल कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बरमाला ही लोग पढ़ रहा है। अरे असदुद्दीन ओवैसी तो 11 सीट पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस तो 294 पर लड़के तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नेता ममता बानो को फायदा पहुंचाना चाहती है। उम्मीद करूं रोहित जी आप पार्टी का नाम और नेता का नाम सही से लें, आप अपनी विचार रखें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैंने आपसे पहले भी कहा था। मौसा का मूंछ पूछ रहे थे, इनको हम ढाका ले जाकर के इनका बाल ट्रांसप्लांट कराएंगे। कुछ से कुछ लोग बोलते रहता है। ये जो तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, ठीक है रोहित जी, मैंने आपको सुन लिया। सज्जन कुमार जी, यहाँ पे संजय सरकार जी और टीएमसी बुलिश है मुस्लिम वोट बैंक पर, और अच्छी खासी तादाद भी है। 32 सीटें तो आज जो 152 सीटों का फर्स्ट फेज में वोटिंग है उसमें से सीधे वहां पर आबादी 50 से 80% है, और 32 की 32 टीएमसी के खाते में जाती थी। फिर अगर हम बात करें 17 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम आबादी 30 से 50% है, और इसमें 17 में से 4 पर बीजेपी और 13 पर टीएमसी जीती थी, और 23 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, तो यहाँ पर बीजेपी 11 और टीएमसी 12 सीटें जीती थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मुस्लिम डोमिनेंस मीन्स टीएमसी एडवांटेज। आपको लगता है हुमायूं कबीर, ओवैसी और कांग्रेस के कुछ अच्छी सीटों पर अच्छे कैंडिडेट देने से ममता बनर्जी के इस वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है, जो कि अब बढ़कर 75% हो गया है? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं। देखिए, अभी मैं बंगाल में हूँ, बांकुड़ा में, जो 23 तारीख को जहाँ होना है, और पहले हम लोग मुर्शिदाबाद भी गए। एक चीज क्लियर है कि देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तो हमने कहा कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट कंसोलिडेट हो रहा है, और वो केवल बंगाल में नहीं हो रहा है, वो देश के तमाम इसमें अपने हिसाब से लोग देखते हैं। तो हुमायूं कबीर का जब तक स्टिंग ऑपरेशन वाली बात नहीं आई थी, उससे पहले भी हमने देखा था कि मुस्लिम्स का क्लियरली था कि भाई टीएमसी हमारी बेस्ट बेट है, क्योंकि टीएमसी को अगर हम नहीं देते हैं तो सीपीएम या कांग्रेस वो विनेबल परसेप्शन वार में काफी पीछे हैं, तो बीजेपी को फायदा होगा। रेजी नगर वगैरह से हुमायूं कबीर अपना सीट निकाल ले, बहुत होगा। बाकी उसके अलावा हमें लगता है आईएसएफ की जो एक आध सीटें भांगर वगैरह में, साउथ 24 परगना में जो 29 को होने वाली है, तो मुस्लिम कंसोलिडेशन जो है वो टीएमसी करे या ना करे, वो अपने आप कंसोलिडेटेड है। रही बात यहाँ पे ये कि एसआईआर में जो नाम कटा है, उसमें देखिए एसआईआर में नाम कटा है, उसको अगर आप बारीकी से देखें तो वो ज्यादातर 3 जिलों में कटा, मुर्शिदाबाद, मालदा के बाद जो है नॉर्थ 24 परगना। मुर्शिदाबाद मालदा में चूंकि मुस्लिम डेमोग्राफी ज्यादा है तो उनके नाम ज्यादा कटे। नॉर्थ 24 परगना में आपके नवशूत्रा, जो जिनका एक सेक्ट मथुआ कहा जाता है, उनके वोटर ज्यादा हैं, उनके नाम कटे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप बैराकपुर से आगे कल्याणी होते हुए आप जाएं बोनगांव और कृष्णा नगर तक, आप मथुआ बोलेंगे हाँ नाम कटा, नहीं प्रूव कर पाए आइडेंटिटी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन उनका सेंटिमेंट बीजेपी की तरफ। ठीक है। उसी तरीके से मुर्शिदाबाद में नाम कटा मुसलमानों का, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो नाराजगी हो गई है। वो फिर
जीतने के लिए क्या चाहिए कि ये क्रिटिकल हिंदू पॉपुलेशन का भी प्रेजेंस चाहिए, वहां पे ये बातें क्लोज सीटें में आती हैं। यहां बीजेपी को फायदा सबसे ज्यादा क्या है कि बीजेपी का चुनाव हिंदू बंगाली सेंटीमेंट लड़ रहा है। लेकिन एक बात जो हमारे संजय सरकार की उनकी सही है कि सेंटीमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, बट नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का संगठन भी है। जंगल महल जहां पे अभी हम हैं, पुरुलिया, बांकुरा, झारखंड, इधर भी संगठन है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी की होगी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंसी रीजन या ग्रेटर कोलकाता रीजन, जहां 111 में 14 सीटें बीजेपी की। लेकिन एक बात मैं बता दूं, सेंटीमेंट के हिसाब से देखें तो ओवरवेलमिंगली हिंदू सेंटीमेंट बीजेपी के पक्ष में है। टीएमसी क्या कर रही है? लेकिन कि सज्जन महिला कुमार जी, को वो टारगेट ऑलरेडी कर रही है। वो वोट बैंक जो है 70% हिंदुओं का, उसमें से बीजेपी के पास ऑलरेडी एडवांटेज है। लगभग 50% वोट परसेंट लेकिन वो देखिए, लेके इसमें जाते हैं। TM तो अब जो देखिए, टीएमसी ground के पे- पास जाता है उसको खींच के लाने का काम है। ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास हाँ, हिंदू लेकिन कंसोलिडेट अब वोट यहाँ बैंक पे नहीं है। इसीलिए यहाँ पे महिला फैक्टर मजबूत है कि टीएमसी को भी ये आभास है, फीडबैक है कि ये हिंदू सेंटीमेंट जो है हमारी तरफ जा रहा है। तो देखिए, स्कीम के थ्रू लक्की भंडार हो और उसके पहले भी श्री वाली जितनी भी स्कीम्स है, रूपश्री, ठीक है, तो उसमें टीएमसी रीच आउट कर रही है। अब हमने देखा है कि जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास, अंतिम बात, जो महिलाएं हैं वो तो इस बार टीएमसी से नाराज हैं। ठीक है। लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं ग्रामीण इलाकों में, जिनका भत्ताजीवी जिसे आप कहते हैं, वहां अभी बीजेपी की चुनौती है। वो कितना ट्रांसलेट होगा ये 23 को आपको दिखेगा। ठीक है। और उसमें जो महिला आरक्षण बिल जो है, जो पास हो रखा था संविधान संशोधन के चलते, डिलिमिटेशन के चलते, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा 2029 तक। और जाहिर सी बात है, बीजेपी इसको सीधे सीधे कह रही है कि भाई ये बिल ही इन्होंने गिरा दिया है। तहसीन, नैरेटिव की अगर हम बात करें, 23 तारीख को चुनाव है और बीजेपी बहुत अग्रेसिवली इस नैरेटिव को, प्रधानमंत्री का संबोधन हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो डोर टू डोर जाकर इस बात को समझा रहे हैं कि भाई महिलाओं के साथ जो गलत हुआ है वो विपक्ष ने किया है। ममता बनर्जी का नाम लेके समझा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी का नाम लेके समझा रहे हैं। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग इमीडिएट रिएक्शन तो हो सकता है ना 23 को। आप उसकी डिटेलिंग समझाते रहिएगा बाद में। तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी दो काम कर ले, पिनाज जी। आदरणीय प्रधानमंत्री, क्योंकि 20 सूबों से अधिक में भाजपा एनडीए की सरकार है, 5-6 सूबों में 30% सूबों में मुख्यमंत्री दे दे महिला, जैसे ममता जी है। वो हाफी डेविड वाले सम्राट चौधरी जी से अच्छा कोई महिला होगी। और बीजेपी ऐलान कर ही दे कि 33% सीटें महिलाओं को ही देगी 2029 के चुनाव में। देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, बिदन चंदन रॉय से लेकर सिद्धार्थ शंकर रे तक, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस काल में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है, कांग्रेस को याद दिलाना होगा कि उनका परफॉर्मेंस क्या है। यहां टीवी स्क्रीन पे ऐसा ऐसा करते हैं, बाल में डाई लगाते, युवा चेतना बनते, उससे कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि आप 50 साल की उम्र में, आप 50 साल की उम्र में रहो, बाल में डाई लगाते, युवा नहीं बनते, बैठ जाना चाहिए सब चिल्ला चिल्ला कर। सवाल ये है, सवाल ये, देखिए मैं ऐसे डिबेट नहीं करता, अगर चिल्लम चिल्ली होगी, पीना जी आई लीव, मुझे दूसरे शो में जाना है। जो अब मैं छोड़ 50 साल की उम्र के बिहेव करो। रोहित जी, उन्होंने आपकी बात सुनी शांति से, आपने उनकी बात शांति से सुनी है, रिस्पेक्ट। अब युवा हो ना, युवा होगा, 50 साल के युवा, शांत हो जाओ, डाई लगाओ, चलो। नहीं, एक 50 वाले युवा तो कांग्रेस में भी हैं। वो तो 60 के हो गए। मैं क्या मना कर रहा हूँ, उससे भी बड़े, मैं क्या मना, उनसे शायद प्रेरित हो रहे हैं। देखिए मैं क्या हो रहा, मैं इस चीज में, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, चेतना करो, शांत हो जाओ। पीना जी का शो है, हाँ शांत हो जाओ। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, कांग्रेस को भी इस चीज की सोचना चाहिए कि जिस वेस्ट बंगाल में एक टाइम पे कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी थी, वो क्यों कमजोर हुई, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए और किस तरह के कैंपेन से वो आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे ये लगता है पीना जी, और ये मेरा विश्लेषण है, कि सरकार जो बनेगी वो इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी। चाहे कितने भी 50 साल के युवा बाल में टाई लगा के चेतना करे, सरकार इंडिया अलायंस की ही बनेगी। सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी, लेकिन कोई एंटी इनकम्बेंसी, कोई नेगेटिव सेंटिमेंट महिलाओं का यहाँ पर फैक्टर इन नहीं होगा, ये आपका कहना है। तो शिवम, 120 कहां से लाएंगे? चलिए 59 पे खड़े हैं आप, 59 से 120 डबल करने नंबर। हाँ, मुझे बता तो दीजिए लाएंगे कहां पहले। हाँ, पहले, और क्योंकि संजय सरकार ने गिनवा दिया कि मुस्लिम वालों में से तो आने से रहे, 50 सीट तो वैसे ही कम हो गई। पहले तहसीन की उसी बात पर जवाब देते हैं जो वुमेन रिजर्वेशन पे उन्होंने कहा। देखिए, ये देश इस बात को तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गया कि हीराबा का बेटा नरेंद्र मोदी महिलाओं को 33% वो पार्लियामेंट में आ सके उनके लिए बिल लेकर आया था। जो सोनिया गांधी का बेटा है,
और उसके साथ जितना भी पूरा कबाल है, उन्होंने मिलकर इस बात को इंश्योर कर दिया कि देश की महिलाएं इस देश के पार्लियामेंट में 33% नहीं आ सकती। सीधी भाषा में बात यह है, मैं हमेशा इस बारे में सोचता था कि इस देश में महिलाओं को, बच्चियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है इस देश की कि इस देश में महिलाओं को किसी भी स्तर पर देखकर विपक्षी खुश नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि उनका रिप्रेजेंटेशन हो, वो चाहते ही नहीं कि वो पार्लियामेंट में आकर बैठे। दुनिया भर की कहानियां, टेक्निकलिटीज, बहुत से लोगों का यह कहना है कि इन्हीं 543 में, इन्हीं 543 में 33% क्यों नहीं दे दिया। कल अमेठी में राहुल गांधी की सीट कट गई और वो महिला सीट हो गई, तो ये तो दुनिया भर में जाकर रोएंगे ना। प्रॉब्लम होगी ना, आप अच्छा, फिर उस पर विरोध आएंगे, फिर उस पर विरोध आएगा। अखिलेश यादव जी की आप कब से चिंता करने लगे राहुल गांधी और अखिलेश जी की? चिंता करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में सबको रिप्रेजेंटेशन हो। हम चाहते हैं कि यहां पर जो महिलाओं की बात है उसको आगे लेकर बढ़ा जाए। और कौन ये ऐसी बातें कर रहा है, इतनी सारी दिक्कतें हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कल अखिलेश जी ने कहा कि जैसे पिछले समय में महिलाओं को प्रधानी में चुनाव लड़ा देते हैं और प्रधानपति जो है पूरा बनकर घूमते हैं, ऐसे ही सांसदों के साथ हो जाएगा। 90 से आने वाली व्यवस्था आज तक नहीं सुधरी। आज आपको 2026 में चाहिए एकदम एब्सोल्यूट व्यवस्था। अरे लेकर तो आइए ना महिलाओं को भाई, बाकी सारी बातें बाद में होती रहेंगी। आपको इतनी परेशानी क्यों है, इतनी नाराजगी क्यों है? बहुत सीधी सी बात है भाई। ठीक है, 152 सीटों पर संजय सरकार जी, महिला वोट बैंक दीदी के खाते में गया तब दीदी ने इस फेज में अच्छा किया है। डेटा हमारे पास मौजूद है, 50% से ज्यादा महिला वोट बैंक जब दीदी के खाते में गया है तब दीदी ने वहां पर परचम लहराया है। और इस बार महिलाओं में, ठीक है, महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर कितना सेंटिमेंट डेवलप हो पाता है उसको अलहदा भी रख दें एक बार के लिए, तो सुनिए ना, एंटी इनकम्बेंसी है, महिलाओं के बच्चों को, पतियों को रोजगार की दिक्कत है, महिलाओं की सिक्योरिटी का इशू है। स्कीम्स पिछले सालों से चली आ रही हैं और अब लोग बात कहते हैं ना, फ्रीबीज की ऐसी आदत पड़ गई है अक्रॉस द नेशन कि अब वो अपना हक लगने लग गया है। उन्हें ये नहीं लगता है कि आप उनके ऊपर कुछ फेवर कर रहे हैं, उनका कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारा हक है भाई। तो यहां से इसको कैसे, इस फैक्टर को कैसे आप एड्रेस करेंगे? और डेटा आपको बता दूं कि 2-3% भी महिलाओं को वोट स्विंग होता है क्योंकि वो ज्यादा तादाद में बाहर निकलकर वोट देती हैं पश्चिम बंगाल में, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। सुनिए ना, हमने महिला संरक्षण बिल के लिए बोल रहे हैं ना, 38% महिला को हम लोग ने लोकसभा में भेजा, 46% महिला को राज्यसभा में भेजा। यहाँ नगर निगम चुनाव जो होता है ना, उसमें 50% महिला कॉन्टेस्ट करते हैं और नगर परिषद में भी 50%, पंचायत में भी 50% करता है। रह गया नरेंद्र मोदी जी को जो जुमला भाषण, इंसान क्या बोल रहे हैं, बंगाल के इंसान बोल रहे हैं घर घर में एक ही आवाज, आप आइए आपको सुना देंगे। बोले देखिए, जब एप्स्टीन फाइल आ गया है, मानसी सोनी फाइल आ गया, सुब्रमण्यम स्वामी वाला फाइल आ गया, जसोदा बहन वाला फाइल आ गया, जब अरे बंगाल में जो होना चाहिए उस पर क्यों जवाब नहीं देते? अगर इतना रिप्रेजेंटेशन है तो जाहिर है फिर। संजय सरकार जी, आप महिलाओं को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं? मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रही हूँ आपसे एक सवाल, जैसा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा, आप महिलाओं को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं? बकवास करना बंद कीजिए। फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि महिला वोट बैंक ही दीदी की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर वो 2 से 3% भी छिटकता है तो 10 से 15 सीटों का नुकसान करा देगा कम से कम पहले फेज की वोटिंग में, कम से कम। सुन लीजिए, बंगाल में जैसे अगर कान लगाने से बोलता है, क्या हुआ मोदी जी को बारे में, इतना क्यों कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं भाई? बोल रहा है जो सुरक्षण नहीं देता, संरक्षण नहीं देता। अच्छा, बंगाल के मुद्दों पर चुनाव लड़ लोगे कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री जिनके साथ 140 करोड़ लोग खड़े हैं, उनके बारे में नरगल बोलना बंद करो। अभिषेक बनर्जी के फाइल को पश्चिम बंगाल शिवम, क्योंकि आरोप आपकी पार्टी के नेताओं पे लगे तो आप जवाब दें और उसके बाद में सज्जन कुमार जी से महिला फैक्टर के बारे में बात करूंगा। मैं 10 सेकंड में एक चीज, मैं उनके बीच में नहीं बोला, मैं 10 सेकंड में एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, देश की जनता और बंगाल की जनता को बस इतनी सी बात समझने की जरूरत है। कल अगर मेरी भी बेटी हो जाए तो उसको नहीं चाहिए रिजर्वेशन, उसको कहीं ना कहीं जगह मिली जाएगी। ममता बनर्जी के परिवार को, भाइयों के बच्चों को जगह मिली जाएगी। सोनिया गांधी की बेटी को जगह मिली जाएगी। सोनिया गांधी की बेटी को भी जगह मिली जाएगी। देश के जितने भी बड़े नेता हैं उनकी बेटियों को तो जगह मिली जाएगी। अब प्रधानमंत्री जी ने अपने परिवार के लिए तो दिया नहीं है। इस देश की आम बेटी जिसको आगे आने में मुश्किल है, रिजर्वेशन उनके लिए था। और जब यह बात उनको समझ में आती है कि इन लोगों ने उसको रोका, तो उसका असर किसी भी हाल में होगा, जाहिर है, क्योंकि हम कमिटेड है भाई। हम 25% रिजर्वेशन देकर रहेंगे, चाहे ये जितना भी उल्टा लटक जाए।
हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि नेताओं के बच्चों को, नेताओं की बेटियों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। उनको तो कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाती है, मेरे को भी मिल ही जाएगी कल कहीं ना कहीं, लेकिन आने वाले समय में जो आम बच्चियां हैं उनको रिजर्वेशन चाहिए भाई। ठीक है सज्जन कुमार जी, महिला वोट बैंक ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत रहा है। फर्स्ट फेज की सीटों की मैं क्योंकि बात कर रही हूं, 23 तारीख को चुनाव है, बाकी सीटों पर भी अगर बात करें तो कमोबेश यही स्थिति है। 152 सीटें जो हैं, जो 23 तारीख को जिन पर पोलिंग होनी है, महिला वोट बैंक जब जब दीदी के साथ खड़ा हुआ है इस रीजन में अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे ही वो थोड़ा सा खिसकता है तो सीधे सीधे 15 से 20 सीटों का, 25 सीटों का भी अंतर आते हुए हमने देखा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि वो महिला वोट बैंक इंटैक्ट है? क्योंकि पिछली बार दीदी ने काफी सिंपैथी ली थी कि मैं माँ, मानुष माटी, बंगाल की बेटी, क्या ये सब इस बार भी काम करेगा या फिर अब एंटी इनकम्बेंसी, महिलाओं की सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे बीजेपी बहुत अच्छे से पीपिन करने में कामयाब हो गई है? ये देखिए, एक संदर्भ ये है कि 2021 के चुनाव में बहिर्गतो, आउटसाइडर और सन ऑफ द सॉइल, वो नैरेटिव थोड़ा इफेक्टिव हो गया था ग्राउंड में। क्योंकि होता क्या है कि संगठन जब बीजेपी का कमजोर है और सेंटिमेंट स्ट्रांग है, लेकिन ग्राउंड पे जब टीएमसी अपना नैरेटिव फैलाती है तो उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी का वर्कर नहीं होता है। तो पिछली बार ये चला था। इस बार ये सब कि कौन आउटसाइडर है नहीं है, क्योंकि बीजेपी में भी आप देखिए जो लीडरशिप है वो बंगाल की लीडरशिप है, बाहर वाले साइलेंटली काम कर रहे हैं प्रचार वगैरह के अलावे। अब भूपेंद्र यादव हो, सुनील बंसल हो, आप नहीं देखेंगे, पिछली बार कैलाश जी थे, वो बहुत सक्रिय थे। तो बीजेपी ने भी काफी ज्यादा इस चीजों को किया है, तो वो आउटसाइडर वाला नैरेटिव तो नहीं है। रही बात दूसरी, देखिए सुरक्षा का मामला है, सब कुछ है, ये एक फैक्ट है, मतलब इस पे कोई दो ओपिनियन वाली बात नहीं है। विमेन सिक्योरिटी और ये संदेश खली से लेके आरजी कर तक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन में क्या होता है कि देखिए महिलाओं में एक क्लास डिवाइड हमने देखा। पहली तो ये कि 2021 के चुनाव में हमने देखा था कि जो मिडिल क्लास महिलाएं थी वो कल्चरली भी मान रही थी कि भाई टीएमसी डिस्पाइट एवरीथिंग अभी भी हमारे बंगाली कल्चरल सेंसिबिलिटी को अपील करती है। ये सब इस बार आप देखेंगे कि जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं, खासकर कोलकाता ही नहीं, बाकी जगह भी, अर्बन एरिया में कहीं भी आप चले जाएं, उनके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट है कि जॉब में, सैलरी में डीए नहीं भर रहा है, बाकी सब चीजें नहीं हो रही हैं, और ये वो सेंटिमेंट शेयर करती हैं कि ये भत्ता वाला जो कल्चर है कि हर चीज में आप एक स्कीम ला दे रहे हैं, ये एस्पिरेशन को रोक देता है, आप हर चीज को डिपेंडेंट कर दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये है महिला और युवा। लेकिन अभी भी रूरल एरिया में हाउसवाइफ में चले जाए, एक बड़ा तबका है जिनके पास सोर्स ऑफ कोई दूसरा इनकम नहीं है, वो अभी भी, और उनके अंदर एक परसेप्शन परहैप्स टीएमसी की ऑर्गेनाइजेशन ने काफी चतुराई के साथ फैलाई है कि अगर आप नहीं करेंगे वोट टीएमसी को तो ये जो आपका लक्की भंडार वगैरह है ये रुक जाएगा। ये तमाम पार्टियां करती हैं कि एक तो आप पॉजिटिव, पूरी कहानी नैरेटिव की है, फिर चाहे वो महिला आरक्षण का मुद्दा हो, स्कीम्स का मुद्दा हो, या फिर महिला सुरक्षा का और एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा हो, कौन कितना अच्छे से अपने संगठन के मार्फत जो है उसे वोटर तक पहुंचा पाता है, चाहे फिर वो महिला वोटर हो या फिर दूसरा वोटर हो, और कौन संगठन के जरिए और सुरक्षा के जरिए अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक ला पाता है। तो ये पूरा का पूरा गैप है ना सत्ता की कुर्सी तक बीजेपी के लिए, इन तमाम फैक्टर्स पर सबसे ज्यादा डिपेंड करने वाला है, जिस पर काम अमित शाह ने किया है बूथ और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने भी कड़ाई बरती है। तो देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। शिवम कह रहे हैं 120 और संजय सरकार कह रहे हैं 225। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।